हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब जो है बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई भी जो है अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग कक्षा 10 का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, दूसरा अध्याय है अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले आज क्षार के बारे में देखेंगे कि क्षार क्या चीज़ होता है। क्षारक बल के कह लें। देखिए, क्षार और क्षारक दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसको भी अभी मैं इसी लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करूंगा कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। थोड़ा सा अंतर है। अभी पहले क्षारक देख लीजिए, आपको क्षार भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्षारक की मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी कि क्षारक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, यानी जो काफ़ी कड़वे स्वाद वाले पदार्थ होते हैं, या तीक्ष्ण इसको कहा जाता है, जिसको जो हमारी जबान जो है खाने में काफ़ी जो है अकड़ा लगता है, खा नहीं पाती है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो, देखो ध्यान से वह फिर से, कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब उदाहरण में साबुन देख लीजिए, साबुन का स्वाद किस तरीके का होता है, कितना सख्त होता है। ये सब किस में आते हैं? क्षार के अंदर आते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? क्षार होता है। अब देखिए, इसमें एक और डेफिनेशन केवल जो है इसी तरीके से नहीं, एक साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन देखेंगे कि क्षारक क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, आर्हीनियस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि वे यौगिक या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन उसे कहा जाता है, जो OH आयन होता है ना, उसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त तो कोई अन्य ऋणायन नहीं देता है, क्षारक कहलाता है। इन्होंने बताया कि जो जब जल के अंदर किसी यौगिक को विलय किया जाता है तो उसके अंदर से जो है ऐसा यौगिक हो जो OH आयन देता हो। और एक बात याद रखिएगा, अगर बात करें हमेशा कभी भी OH आयन की तो उस पर हमेशा ऋणायन होता है। बात करें अगर हाइड्रोजन आयन की तो वो हमेशा धनायन होता है। दोनों अपोजिट होते हैं। दोनों जो है जल के संयुग से जल के जो है विखंडन से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को इसमें सबसे पहले यही देखना है कि जो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त तो कोई अन्य आयन नहीं देता है, क्षारक कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी कुछ उदाहरण मैं अभिक्रिया के साथ कुछ उदाहरण आप लोग को स्पष्ट कर दूं। जैसे यहाँ बात करें अगर NaOH की, किसकी? NaOH की। तो यहाँ पर देखिए, जल के अंदर जब इसे मिश्रित किया जाएगा तो ये क्या करता है? सोडियम धनायन बन जाता है। इसमें से सोडियम निकल करके धनायन बना लेगा और यहाँ से जो है OH जो है हमारा OH पर ऋणायन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिसमें OH निकलेगा वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे क्षार कहलाएंगे, जिसमें भी। और इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि कोई और ऋणायन नहीं बनना चाहिए। OH के अलावा कोई अन्य ऋणायन न हो तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? क्षार है। कौन क्षार है? क्षार ये है, ये नहीं, ये क्षार है। अब इसी तरीके से बात कर देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, KOH की। अब देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल के अंदर इसे विखंडित किया जाता है, जब टूटता है उसमें जाकर के, तो यहाँ से हमारा क्या होता है कि पोटेशियम अलग हो जाता है। पोटेशियम पर धनायन बना लेता है और इसमें से जो OH है हमारा, ये OH ऋणायन बना लेता है। ऋणायन हुई होना चाहिए। OH एक साथ है, ये अलग नहीं है। OH हमेशा एक साथ आता है, एक साथ, और हाइड्रोजन आयन एक साथ आता है। ये OH का पूरा मिला करके उस पर एक आयन मौजूद है। ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। इसी तरीके से बात करें बेरियम हाइड्रोक्साइड की, देखिएगा यहाँ पर, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो। चलो बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, BaOH2। हाँ, BaOH2 होता है इसका सूत्र। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो Ba पर हमारा 2 धनायन बनाएगा। 2 धनायन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर बेरियम पर हमने क्या लिखा कि 2 धनायन ऐसे लिखे हैं ना, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि बेरियम पर +2 लिख दें
या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बेरियम पर जो है 2 फिर उसके बाद प्लस लिख दें, ये भी हमारा सही है। ठीक है ना, दोनों तरीके से हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेरियम पर 2 धनायन हो गया और यहाँ पर OH पर ऋणायन हो गया। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने बताया था कि अभिक्रिया के संतुलित होने के साथ साथ जो है तत्व भी संतुलित होने चाहिए। अब जरा यहाँ पर देखिए, इधर बेरियम अकेला है, इधर अकेला, ये तो ठीक है। OH 2 बार है, इधर अकेला है, और इधर आयन धनायन 2 है, इधर इस पर 1 है। यानी यहाँ पर यदि अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, ये जो 2 है ना OH का एक साथ है, यहाँ पर 2 ऋणायन भी हो जाएगा, 2 धनायन, दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से बात करें एक और तत्व मैं आप लोगों को लेकर के दिखा दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलो इसको ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2S। सेम कंडीशन इसी तरीके से कैल्शियम पर 2 धनायन हो जाता है हमारा, और इसमें से OH निकल करके OH पर 1 ऋणायन आएगा। तो OH पर जो 1 ऋणायन आएगा, यहाँ पर 2 से जैसे ही गुणा करेंगे हमारा आयन वगैरह सब कुछ क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। एक और होता है हमारा, एक नहीं बहुत सारा होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि केवल एक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला NaOH होता है, NH4OH होता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब यहाँ से क्या होता है कि अमोनियम जो है अलग हो जाता है, अमोनियम का फॉर्मूला NH4 और इस पर हमेशा 1 धनायन होता है, और यहाँ से OH हमारा क्या हो जाता है कि अलग हो जाता है ऋणायन के रूप में। जरा देखिए इस सब में हमारा OH आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इधर का जितना भी तत्व दिया है, सारा का सारा तत्व हमारा क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। ये चीज होता है क्षारक। तो हमारा ये क्षारक आपको क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्षारक वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो क्षार और क्षारक में थोड़ा सा अंतर बताने जा रहा हूँ, पूरा लिख करके बताऊंगा। सबसे पहले एक सुन लीजिए एक बार कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। तो वे क्षारक, ध्यान से सुनिएगा, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। और जो नहीं घुलते, घुलने को तो सभी घुलेंगे थोड़ा ही सही, लेकिन घुल जाएंगे, और जो नहीं घुलेंगे, और ये एक तरीके से ये कहेगा कि जो सभी क्षार को हम लोग क्षारक तो कह सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। काहे कि जो है सभी क्षारक जो है, सभी क्षारक तो घुलेंगे नहीं जल के अंदर, जितने घुलेंगे उसी को क्षार कहेंगे। यानी क्षार तो क्षारक है, लेकिन क्षारक क्षार नहीं है। इसको मैं यहाँ पर पहले स्पष्ट करके नोट पॉइंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है ना। क्या लिखते, वे क्षारक जो जल में घुलनशील हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। देखिए क्षार लिखा है, केवल क्षार कहलाते हैं। इस तरीके से तो यहां से हम लोग क्या पता चल गया कि अतः सभी क्षार हमारे क्या होंगे, क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं। और फिर यहां पर हमारा क्या लिख देंगे, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस तरीके से मतलब
जो क्षारक है, देखो सभी क्षारक तो घुलनशील नहीं होंगे, जितने घुलनशील हो जाएंगे वो क्षार के अंदर हो जाएगा, और जो क्षार है वो तो क्षारक रहेगा ही रहेगा, लेकिन सभी जब घुलनशील नहीं हुए तो क्षार नहीं होगा। देखो ये केवल घुल सकता है, ये तो इसी में से कुछ हिस्सा घुल जा रहा है, तो जो घुल जा रहा है वो क्षार हो गया, तो क्षार को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्षारक। लेकिन ये पूरी तरीके से इसमें घुलनशील नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा, केवल सभी क्षारक को हम लोग क्षार नहीं कह सकते, लेकिन सभी क्षार को क्षारक कह सकते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया क्षार वाला। उम्मीद करता हूँ कि ये क्षार और क्षारक जो चीज़ है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी इस लेक्चर में। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उसको जो है हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है उस पर चर्चा करेंगे।